नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। लेखपाल सीरीज का ही नेक्स्ट वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो कि ग्राम समाज एवं विकास के अंतर्गत आता है। लेखपाल के इसके पहले भी कई सारे वीडियोस आ चुके हैं ग्राम समाज एवं विकास की, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखी है तो देख लीजिए। लेखपाल के प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेखपाल की लिंक है। उसके साथ ही आपको हिंदी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम हिंदी के एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे अपनी इस सीरीज में। और सामान्य गणित के भी कुछ लेक्चर्स आपको लेखपाल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वो चीजें नहीं देखी हैं तो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं तो आपको किन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार। तो देखो, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है तो ये जो प्राथमिक सेवाएं हैं इन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संकल्पना को सार्थक करना चाहते हैं तो आपको इन सेवाओं को उन्नत करना पड़ेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार या यह कथन किसका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर बख्त या फिर लाल बहादुर शास्त्री का। तो ये जो आपने कथन पढ़ा, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और ये उन्होंने वर्ष 1947 में कहा था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का कितना योगदान है। तो अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 57% लोग कृषि कार्य में संलग्न है भारत में। अगर आप बात करें तो मतलब 125 करोड़ की आबादी में से 57 करोड़ लोग किस चीज में संलग्न है, कृषि में। क्योंकि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय कृषि की यह एक विशेषता है कि इस क्षेत्र में बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, मतलब लोग ज्यादा रोजगार प्राप्त करते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जनसंख्या का छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी कैसे, देखो एक परिवार है वो कृषि कर रहा है, 4 लोग हैं परिवार में, चारों मिलके कृषि करते हैं और कुछ उनके पास जमीन है, उस पे वो फसल उगाते हैं, बेचते हैं। उनके परिवार में एक और मेंबर ऐड होता है, वो भी क्या करने लगता है, कृषि करने लगता है। जमीन उतनी ही है, फसल उतनी ही उगती है, लेकिन पहले वो 4 लोग जो थे, वो 4 लोगों का रोजगार था और उनको उतना ही मिलता था और अब 5 लोग हो गए और 5 लोगों में भी उतना ही मिल रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा छिपी हुई बेरोजगारी है। भले ही बहुत बड़ी संख्या जो है कृषि से रोजगार करती है, लेकिन उत्पादन कार्य में अगर आप बात करें तो इनकी भूमिका क्या होती है। पहले 4 लोग मिलकर के जितना उत्पादन करते थे, अब 5वां इंसान आया और उत्पादन उतना ही हो रहा है, तो इस 5वें इंसान की उत्पादन में भूमिका क्या हो गई, शून्य हो गई। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 57%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कृषि आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग या ये सभी। तो सूती वस्त्र, चीनी, रेशम ये सभी क्या है, कृषि उद्योग ही हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है। तो ये है कुल आपका 36.8%। इसमें कच्चा माल और तैयार माल जो भी आपके कृषि से उत्पादित होते हैं उन दोनों का सम है, तो 36.8% है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। उत्पादन में अनिश्चितता, ये तो है। निम्न उत्पादकता, ये भी है। अल्प व छिपी बेरोजगारी, ये भी है। सीमित लोगों की भूमिका, ये नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी।
कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण है। इनमें से कौन सा निम्न उत्पादन के कारण है? अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना, या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का संलग्न रहना, ये सारे क्या है? कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण है। जबकि अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, तकनीकी पिछड़ापन, ये क्या है? कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण आप मान सकते हैं। ये सामान्य कारण है और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? तकनीकी कारण हो जाएंगी। और भारत में दोनों ही समस्याएं जो है वो चुनौतीपूर्ण और गंभीर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है। तकनीकी कारण क्या नहीं है? अभी हमने देखा कि अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और तकनीकी का पिछड़ापन, ये दोनों ही तकनीकी कारण है। पर्याप्त वित्त एवं विपणन, ये क्या है? सामान्य कारण है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना हेक्टेयर है? 1.6, 2.4, 3.6 या फिर 5.2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1.6। 1.6 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति जोतों का आकार, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। देखो पारिवारिक विवादों और भाइयों के बीच झगड़े वगैरह के कारण जो भूमि है वो बढ़ती जाती है, तो इसलिए जोतों का आकार छोटा हो जाता है। तो ये विवाद आप इसको एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जोतों का आकार इतना कम है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक या फिर धार्मिक। अभी हमने देखा क्या है? पारिवारिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? 25%, 30%, 19% या फिर 10%। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19%। और भारत में अधिकतर किसानों को आज भी सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर होना पड़ता है। और स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 19% भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी, जो कि अभी बढ़ के बहुत ज्यादा नहीं हुई है, अभी बढ़ के आपकी 36% हो गई है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? तो अभी मैंने आपको बताया कितना, 36%। तो करीब 36% कृषि क्षेत्र भारत में सिंचित है। और अगर आप बात करें सबसे ज्यादा सिंचाई की, तो वो नलकूपों से की जाती है और नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। और वो उत्तर भारत के मैदानी भागों में अगर आप देखें तो वहां पे ज्यादा नहरों के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन आज भी मानसूनी वर्षा पर निर्भर है भारत की कृषि। और भारत में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है? बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, ये सभी। तो ये सभी क्या है? कृषि आगत है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बात करेंगे? उर्वरक की, ये भी क्या है? कृषि आगत है। कृषि आगत क्या होता है? ये एक ऐसा साधन होता है जिसका उपयोग आप कृषि उत्पादन कार्यों में करते हैं, और इसके अभाव में अगर ये चीजें ना रहें तो कृषि कार्य को सफल बनाना संभव नहीं है। और उन्नत बीज को विकसित करने के लिए सन 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का गठन किया गया था। बीजों के लिए किसमें? 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम। तो अगला क्वेश्चन उसी से है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? अभी हमने देखा कब की गई थी, 1963 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? रबी मौसम, खरीफ मौसम, जायद मौसम या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये शुरुआत हुई थी आपके खरीफ मौसम में, और खरीफ मौसम के दौरान आप चावल, मूंगफली, मूंग की फसल,
इनकी बुआई की जाती है। और कब की जाती है? तो जुलाई से अगस्त के बीच में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके वाराणसी में है मुख्यालय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। वृहद सिंचाई योजनाएं होती हैं 2000 हेक्टेयर या उससे कम, 20,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक। क्षमता के आधार पर आप बात करें तो सिंचाई योजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जो वृहद सिंचाई योजना है इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। लघु सिंचाई योजना की बात करें तो ये 20,000 हेक्टेयर तक 2,000 हेक्टेयर तक की भूमि सिंचित करेगा। और मध्यम सिंचाई योजना के तहत 2,000 से अधिक लेकिन 10,000 से कम। तो समझ गए, अगर आप 2,000 की बात करें, ये 20,000 जो है इसको 2,000 होना चाहिए था, तो अगर हम इसको 2,000 कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। देखो 2,000 हेक्टेयर या उससे कम ये आपका लघु हो जाएगा, 2,000 से अधिक किंतु 10,000 से कम ये आपका क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? वृहद सिंचाई। ठीक है, चलो। वर्तमान में देश की समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है? तो ये आपका कुल 89.4% उपयोग में लाया जा रहा है। अगला देखें, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर या फिर सतही सिंचाई। तो सतही सिंचाई के अंतर्गत 90% सिंचाई क्षेत्र आते हैं। सतही सिंचाई का क्या मतलब है? तो जो भूजल के द्वारा सिंचाई की जाती है उसको आप सतही सिंचाई कहते हैं। अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ नलकूपों और तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत आपका है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से कुल 45% भूमि की सिंचाई की जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली, चेक बेसिन प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीके के अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। एनपीके, एन से आपका हो जाता है नाइट्रोजन, पी से आपका हो जाता है फास्फोरस और के से आपका क्या हो जाता है? पोटेशियम। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा? 4:2:1। अगला देखिए 23। भारत में चयनात्मक या आंशिक यांत्रिकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो ये स्टार्ट हुई थी कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना से। और इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर पर विशेष बल दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि गति अधिक होगी तो दानों को अधिक नुकसान होगा। ठीक है, जब गति अधिक होती है तो उसकी वजह से अनाज के जो दाने हैं वो थ्रेसर के अंदर ज्यादा उसमें प्रेशर होता है तो गति करने लगते हैं। और जो थ्रेशर में लोहे लगे रहते हैं, लोहे की प्लेट, उससे वो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो कटने के बाद भूसे के साथ ही बाहर निकल आएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। श्रम एवं पशुपालन की बचत बिल्कुल है। अगर यंत्रों का यूज करेंगे तो श्रम और पशुपालन की बचत होगी, उत्पादकता में वृद्धि भी होगी, उत्पादन लागत में वृद्धि। ये लाभ नहीं है। ये क्या है? हानि है। ऑप्शन नंबर सी, रोजगार के अवसरों का विस्तार, ये भी लाभ है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि जो कृषि संबंधित कार्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको वित्तीय सहायता दी जाए। गोवा और सिक्किम को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में इसकी शाखाएं हैं और इसी तर्ज पर ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड क्या है? इसी का वृहद स्तर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या क्या सुधार आया? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि या उपरोक्त सभी? तो देखो, हरित क्रांति के बाद ये सारी चीजें हुई थी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हरित क्रांति के बाद ग्रामीण विकास में काफी परिवर्तन देखने को मिला था। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, जिससे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता बढ़ गई, और कृषि के परंपरागत रूपों में बदलाव के साथ व्यावसायिक कृषि जैसे फल, कपास, इसका भी क्या हो गया? उत्पादन बढ़ने लगा, कमर्शियल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी वृद्धि हुई थी, जिसको कि आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देश के कितने प्रतिशत भूभाग सिंचित भूमि की बात कर जा रही है पर बहुफसली कार्यक्रम लागू है? तो 71% भूभाग पे। सन 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम को लागू किया गया था, और अगर वर्तमान की बात करें तो ये कार्यक्रम 71% सिंचित भूमि पर लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि में इकाई क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है, और इससे उत्पादन में वृद्धि भी होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? थ्रेशर, हार्वेस्टर, बैलों के हल, ट्रैक्टर। तो बैलों के हल ही आधुनिक नहीं है, बाकी ये तीनों तो आधुनिक है। ठीक है, इसके अलावा आपका बुलडोजर, पंप सेट, ये भी आधुनिक यंत्र है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या क्या है? कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण या भंडारण करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी काम है उद्योग निगम के। ठीक है, और वर्तमान में अगर आप बात करें तो देश के 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगम को स्थापित किया गया है, और इसका मुख्य कार्य आपने देखा कृषि उपकरणों और मशीनरी की पूर्ति, अनाज संस्करण और भंडारण को बढ़ावा देना है। और यह निगम क्रय शक्ति के आधार पर ट्रैक्टर, पंपसेट जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी का भी वितरण करती है। और देश में कृषि सेवा केंद्रों की भी स्थापना की गई है, जो लोगों को क्या देता है? तो वो तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है लोगों को। जो भी आपके टूल्स है, जो भी आपके गैजेट्स हैं, उनको आप कैसे यूज करेंगे, मशीन्स को कैसे यूज करेंगे, उसका प्रशिक्षण देगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? वृक्षारोपण करना, पशुचारण को बढ़ावा देना, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, या परती भूमि को कृषि में बदलना? तो पशुचारण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। भूमि संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेकार और परती भूमि को कृषि योग्य बनाना है। इसमें वृक्षारोपण भी बहुत यूजफुल साबित होता है, और देश में मृदा परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है इसके लिए। तो भूमि संरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़े स्तर पर लागू की गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो लुधियाना में, पंतनगर में, हिसार में, या जबलपुर में? तो ये है आपका पंतनगर में, जो कि उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 17 नवंबर सन 1960 में की गई थी, और कृषि नीति के कृषि अनुसंधान से संबंधित कई अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए 8 कृषि विश्वविद्यालय है, और 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय
और मणिपुर और इम्फाल की बात करें तो इसमें केंद्रीय कृषि विद्यालय है। और कृषि अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भी स्थापना करी गई है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? पंतनगर में, कानपुर में, लुधियाना में या पुदुचेरी में? तो ये कहाँ पर है? पुदुचेरी में, ठीक है, जिसकी स्थापना सन 1974 में की गई थी। और देश में कुल कितने 527 कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की जो स्थापना है वो 1973 में एक कमेटी बैठी थी, जिसको आप मोहन सिंह मेहता कमेटी कहते हैं। इनकी रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, तो उसी के आधार पर 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में बनाया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कृषि एवं उद्योगों के मध्य अग्रगामी संबंध का क्या आशय होता है? कृषि का यंत्रीकरण करना, कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना, उद्योगों द्वारा कृषि के लिए रसायनों का उत्पादन, या फिर व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कृषि द्वारा उद्योगों को आगत उपलब्ध कराना। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? विशेष फसलों तक सीमित रहना, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, या श्रम विस्थापन की समस्या। तो इसमें आप देखेंगे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, ये समस्या तो नहीं है, ये तो अच्छा ही है। बाकी तीनों आप देख रहे हैं तो ये क्या है? समस्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है? उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि या विशेषता है, या सुधार आप कह सकते हैं। समस्या की बात करें तो विशेष फसलों तक सीमित रहना, क्षेत्रीय विषमता का बढ़ना, पूंजीवादी कृषि, श्रम विस्थापन की समस्या, संस्थागत सुधार में कमी, आय विषमता, ये सारी क्या हो जाएंगी? ये सारी समस्याएं हो जाएंगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। हरित क्रांति के पश्चात श्रम विस्थापन हुआ, गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, या फिर गांव से गांव की ओर। तो ये हुआ गांव से नगर की ओर, ठीक है, क्योंकि गांव में कृषि कार्यों में मशीन या कृषि यंत्रों का प्रभाव बढ़ गया, जिससे मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया। तो इसकी वजह से वो नए रोजगार की तलाश में नगरों की ओर विस्थापित होने के लिए विवश हो गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। हरित क्रांति में कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब, जो कि अभी भी अगर आप कृषि की बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कृषि के क्षेत्र में कहाँ है? पंजाब में। तो हरित क्रांति से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे राज्य संपन्न हो गए, जबकि जो बचे शेष राज्य है वो पिछड़ गए, क्योंकि इन राज्यों पर हरित क्रांति का प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ा, जिससे यहाँ के किसानों और मजदूरों की आय के स्तर में काफी वृद्धि हो गई। उससे उनकी स्थिति में सुधार हो गया, और इसका आप अभी भी प्रभाव कह सकते हैं, अभी भी आपको देखने को मिलेगा। आप पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं तो वहां की कृषि देखें तो आपको डिफरेंस दिखेगा। अगला देखिए 38। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का प्रमुख घटक कौन सा है? भूधारण की व्यवस्था, भूमि मापन, कृषि विकास, या फिर ग्रामीण विकास। तो भूधारण की व्यवस्था प्रमुख घटक है, ठीक है। देश में आजादी के बाद भूमि सुधार की पहल की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इसी वजह से आज भी देश में भूमि का असमान वितरण है, आप जानते ही हैं। लाखों किसानों में भूधारण की निश्चितता प्रदान नहीं की जा सकती है, और देश की बड़ी आबादी के पास भूमि 1 एकड़ से भी कम है, और बहुत सारे लोग तो भूमिहीन, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 40। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, या फिर स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडा और चिकन का उत्पादन। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और चिकन के उत्पादन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसका एक और पार्ट आएगा और उसमें ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसमें
अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए। Thank you so much for watching the video. Keep watching and all the very best.